दोस्तों नमस्कार। आज की इस चर्चा में हरियाणा का चुनावी दंगल, उसमें मेरे साथ एक बहुत ही विशिष्ट राजनीतिक नेता जुड़ चुके हैं। आप सभी से उनका परिचय कराना चाहूंगा। माननीय राकेश यादव जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ परिचय मैं दे दूं। नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक लीडिंग लॉयर के रूप में कई साल प्रोफेशनल अपनी एक्सपर्टाइज दिखाते हुए वकालत में महारत हासिल करी। उसके बाद एज ए जूरिस्ट कई ऐसे फैसले करे, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होने के नाते, जो इतिहास में दर्ज हैं। वर्तमान में कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और नारनौल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार भी हैं। तो राकेश जी, इतनी पृष्ठभूमि बता करके मैं सबसे पहले आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जूरिस्ट होने के बावजूद ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो आपको राजनीति में खींच लाई? क्योंकि जूरिस्ट और एज एन एडवोकेट आपका करियर बहुत शानदार रहा, जैसे मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में भी बताया। तो उसके बाद क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से आप विवश हो गए राजनीति में आने के? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि मैं कोई जूरिस्ट नहीं हूँ। हिंदुस्तान में जूरिस्ट तो 1947 के बाद कोई ऐसा आया नहीं कि जिसको एक क्रेडिट दिया जा सके। हाँ ठीक है कि वकालत करते थे और बड़ा प्रोफिशिएंट लॉयर रहा हूँ। जहां तक आप ये बदलने वाले क्षेत्र की बात करते हैं, तो मैं साफ तौर पे बताऊं कि इसमें इतना फर्क है कि आम आदमी की भाषा में मान लीजिए कि आप कपड़ा खरीदते हैं, फिर उसके बाद टेलर के पास जाते हैं, फिर उसको सिलवाते हैं, फिर 15-20 दिन में टेलर सिल के देता है आपको। फिर आप पहनते हैं, अच्छा लगे ना लगे चेंज करवाते हैं। और दूसरा है कि आप दुकान पर गए, सिला हुआ कपड़ा आपके पास है, आपने पहना, पसंद आया और घर ले आए। तो जो न्याय प्रणाली है उसमें आदमी तभी काम कर सकता है जब उसके पास किसी जगह से कोई वाद या विवाद उसके पास पहुंचे। फिर उसके बाद आप उसकी एविडेंस करोगे, फिर मतलब पूरा प्रोसीजर है एक। आम जनता के इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है। आम जनता की छोटी छोटी शिकायतें होती हैं जो उनके लिए बहुत बड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पे सड़क की सफाई करवाना, गली मोहल्ले में लाइट का प्रबंध होना, आम आदमी को सुख और सुविधाएं मिले, आम आदमी को बेसिकली सिविक एमिनिटीज जो मिलनी चाहिए, वो सिविक एमिनिटीज आदमी राजनीतिक क्षेत्र में आकर के और असेंबली में जाकर के जनता की जो लड़ाई है वो सड़क से लेके और विधानसभा तक लड़ सकता है। दूसरा ये है कि मेरे मन में हमेशा टीस रही कि क्षेत्र के लिए हर आदमी को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने राजनीतिक क्षेत्र को इसलिए चुना कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर हमें अवसर मिले तो ईमानदारी से काम करते हुए आप जनता को सुख प्रदान कर सकते हैं। एक थ्योरी है, वेयर देयर इज ए पेन देयर इज ए रिलीफ, देयर इज ए
रिलीफ। तो जहां जनता को जिस चीज के अंदर कष्ट हो रहा है, उस कष्ट का तुरंत निवारण करने के लिए आप जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपनी पकड़ नहीं बनाते हैं, तब तक आप जनता का भला नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। दूसरी बात कि मैंने बहुत सारी जगह के ऊपर काम किया है, और हमारा क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। जैसे कि नौकरी पेशा लोगों को कहा जाता है कि भाई वो काला पानी है, और बड़ा पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इस तरह के ताने मैंने सुने हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र भी पिछड़ा ना रहे, और बहुत अच्छा क्षेत्र बने, और यहाँ पे सिविक कम्युनिटीज अच्छी हों, लोगों को शिक्षा अच्छी मिले। एक शिक्षा का हब है नारनौल। अगर थोड़ी सुख सुविधाएं दी जाए, तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली है महेंद्रगढ़ में, इसी तर्ज पे यहाँ लोगों को थोड़ा सा स्पेशल एजुकेशनल जोन टाइप बना करके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट की जा सकती है। दूसरा ये है कि जो ड्राई इंडस्ट्रीज हैं उनको लगा करके यहाँ पे काम भी किया जा सकता है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो पिछले 10 साल से कोई काम तो हुआ नहीं कि ऐसा कोई काम किया हो जो कार्यान्वित हो गया हो और जिससे जनता को कोई फायदा हुआ हो। तो मेरे को लगा कि जो कांग्रेस पार्टी है, वो एक सोशलिस्टिक पार्टी है, जो आम पिछड़े हुए आदमी की, दलित की, गरीब आदमी की, और सुदामाओं की भी यहाँ तक बात सुनती है और उनके लिए काम करने की कोशिश करती है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को चुना। जी। बहुत खूब कहा राकेश जी आपने। कांग्रेस सुदामाओं की पार्टी है, लेकिन क्या आप ये स्पष्ट कर पाएंगे कि कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है, या आम आदमी में? क्योंकि जैसे सुनने में आता है कि पहले आपका झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ भी था, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से वापस कांग्रेस की तरफ झुकाव होना, और दूसरे, जब से आप राजनीति में आए हैं तब से आपने हल्के की समस्याओं के लिए क्या क्या कार्य करे हैं और क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? क्योंकि जैसा मैं बोल रहा हूं, आप कांग्रेस के नारनौल विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी, सबसे पहले तो मैं बात साफ कर दूं कि मेरा ना तो कभी आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो थोड़े दिन के लिए बनी और फिर लगभग पतन के कगार पे है। मैं 2008 में नौकरी में चला गया था, और उसके बाद 2023 में मार्च के करीब आया हूँ। तो 2008 से पीछे जाकर तकरीबन 1982 तक मैं हमेशा जो है ये राइट विंग के खिलाफ रहा हूँ। तो उसका तो कोई नहीं। और 2023 में जैसे ही मैंने रिटायरमेंट ली, तुरंत मैंने जो है दोबारा कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। रही बात इलाके की समस्या की, तो इलाके की समस्याओं के बारे में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि एकजुटता नहीं है सभी में। मैं जब से आया हूं तब से मैं इसी डिस्कोरस पे काम करता आ रहा हूं कि हमें हमारे हकों के लिए लड़ना चाहिए। इसमें पार्टी का भी कोई ज्यादा नहीं कह सकते आप, कि हमारी जनता के लिए जब तक हम लड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी जनता को फायदा कैसे होगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को नेता बनने देना नहीं चाहती है, और ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। वो चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति चुनाव जीत कर आए, वो कठपुतली मात्र हो, और उसका वो काम हो जो ऊपर से धागे हिलाए जाए। इसमें कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, ऐसा नहीं है कुछ भी। और इसी के लिए कभी कभी एलिगेशन भी लगा देते हैं कांग्रेस पार्टी पे। और जहां तक मेरा आगे आने वाले समय के लिए मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ म्युनिसिपल कमेटी में एक तो जो ये पोर्टल की समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। जो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आप एनओसी लो, आप ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपना टैक्स का काम करो, हाउस टैक्स का, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आप फैमिली आईडी बनाओ, ये सारे काम जो है
ये इतनी जटिलता पैदा की है, इन्होंने इतनी जटिलता पैदा की है कि आम जनता अपने हाथ में झोला लेकर घूमती रहती है और वो काम नहीं होता है। तो इसको सबसे पहले खत्म करना चाहिए। जैसे कि हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उन्होंने कहा है कि जैसे ही सरकार आएगी कांग्रेस की, तो ये जो पोर्टल सिस्टम का भ्रष्टाचार है, पोर्टल सिस्टम का जो अन्याय जनता पर हो रहा है, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा, कि पिछले 10 साल से एक एक कौशल निगम बनाया गया है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को लगाया जाता है, और आम जो हमारे नौजवान है उनका उसके प्रति शोषण हो रहा है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ऐसा पिछले इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी भी व्यक्ति की जिसको कौशल निगम के थ्रू लगा रखा है या जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगा रखा है उसकी सैलरी घटी हो। इस सरकार ने कई ऐसे मद हैं जिनमें उनकी सैलरी घटा करके 1,500 से लेकर 2,000 तक कम कर दी। आप बताइए ऐसी सरकार का क्या फायदा। सर मैं आपसे ये जी। जानना चाहूंगा, इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने बताया, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो कि 2023 में आप राजनीति में आए। जी। एम आई करेक्ट? हाँ जी। तो 2023 में आने के बाद नारनौल हलके से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हर हलके की अपनी एक परेशानियां होती हैं, कोई भी कंस्टिट्यूएंसी हो। तो आपने उसके निराकरण हेतु अब तक क्या क्या कार्य करे, क्या आप बता पाएंगे? ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सिविक एम्युनिटीज, और उनका निराकरण व्यक्ति जब ही कर सकता है जब सरकार हो। बिना सरकार के उनका निराकरण इतनी आसानी से नहीं होता है। मैंने बहुत सी एप्लीकेशन जो है ह्यूमन राइट कमीशन में लगवाई हुई है, तो उसमें बहुत समय लगता है। अगर आप सरकार में हैं तो उसको 2 या 3 या 4 महीने में खत्म कर सकते हैं। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि जनता की समस्याओं को समाप्त करने के लिए किसी तरह भी व्यक्ति शासन में हो, और शासन में रह करके जनता की जो दुख तकलीफ है उसको दूर कर सके। नहीं, बहुत ठीक कहा आपने कि भाई आप प्रतिपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष में नहीं हैं, तो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन कल को अगर आप विधायक चुन करके आते हैं तो आपकी विजन क्या होगी क्षेत्र के लिए? विजन मैंने बताया ना आपको कि सिविक कम्युनिटीज नारनौल के लोगों को प्रोवाइड करवाना हमारी प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता रहेगी। नहीं, और प्राथमिकता आप, तो रहेगी। अगर नहीं करवा पाए तो तब क्या करेंगे सर आप? नहीं 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 का मतलब ही नहीं है। आदमी जिसको विश्वास नहीं है अपने ऊपर, फिर वो कोई काम ही नहीं कर सकता। ऐसा देखिए आप कि आपको अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप जनता की आवाज पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं और आप अपना काम भी करवा सकते हैं। क्योंकि मैं 2 साल सेक्रेटरीट का भी मैंने मिजाज देखा है जब मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में रहा, और मैंने तकरीबन 12-13 साल जो जज रहा उस समय पुलिस का भी देखा है, पुलिस की एट्रोसिटीज देखी हैं, मुकदमे देखे हैं, गलत होते हैं लोगों के ऊपर, उनके ऊपर अत्याचार होता हुआ देखा है। तो मैं इन सब इंट्रिकेसीज जिनको बोलते हैं उन सबसे भली भांति वाकिफ हूँ। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं होगा, नहीं होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब आप जनता को अश्योर कर रहे हैं कि अगर आप चुन करके आते हैं तो उनके हितार्थ के लिए आप पुरजोर कार्य करेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। कोशिश पूरी करेंगे और करके भी रहेंगे। नहीं, कोशिश करना और वादा करना, आप वादा करके मेरे शो पे अगर वादा करके जाते हैं तो एक अलग बात है, और एक कहें कोशिश करें राजनीतिकों की भांति, जो आम राजनीतिज्ञ होते हैं। तो मैं आपसे वादा चाहूंगा कि आप वादा करें कि जनता के हितों के लिए आप पूरी जान लगा देंगे। मैं तो कह ही रहा हूं कि जनता के हितों के लिए पूरी जान लगा देंगे, ये मैं वादा करता हूं। और उस वादे को पूरा करने के लिए जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा बताइए। वादे बिना कोशिश के तो पूरे नहीं होते हैं। अगर हमारे यहाँ के पुराने नेता जो 5-10 साल से 15 साल जो भी आप देखो, अगर वो कोशिश करते तो क्या वादे पूरे नहीं होते? वादे जरूर पूरे होते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, राजनीतिक प्रश्न है। ऐसा
क्या कारण हो गया कि ऑल ऑफ सडन खट्टर साहब को हटा करके नायब सिंह सैनी जी को लिया गया मुख्यमंत्री के रूप में, और नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव जी का मंत्री पद से पत्ता काट करके अभय सिंह जी को लिया गया? क्या प्रतिक्रिया? देखिए सर, क्योंकि जो भारतीय ये जनता, आपके इलाके से संबंधित है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो नेता बनना हो या नेता हो वो पसंद नहीं है। हमारे यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह नेता हैं, अहिरवाल में लोग मानते हैं उनको। तो राव इंद्रजीत सिंह को नेता ना बनने देने के लिए एक तो ओम प्रकाश एडीओ को जो है मंत्री पद खोस लिया, और उनके विरुद्ध में डॉक्टर अभय सिंह जी, जिनके बारे में ये प्रचलित है कि वो राव इंद्रजीत सिंह के खेमे में नहीं है, उनको मंत्री पद दिया गया। दूसरा, कि नायब सैनी को किस लिए चीफ मिनिस्टर बनाया मनोहर लाल खट्टर को हटा करके। पहला तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करना चाहती। दूसरा, कि कांग्रेस सरकार का जो प्राथमिकता जो कांग्रेस सरकार दे रही है कि दबे हुए को, कुचले हुए आदमी को, पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को, और जो वैसे इकोनॉमिकली जो लोग स्ट्रांग नहीं है, उन लोगों को आगे लाया जाए। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूर हो गई कि उनको, खट्टर साहब को हटा करके जो बैकवर्ड क्लास के हैं हमारे सैनी साहब, उनको चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। पर मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को कभी भी कोई पावर नहीं देगी। पहले तो आप देखेंगे कि नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद भी माननीय श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर ही चीफ मिनिस्टर थे। और उसके बाद जब लोगों को कहना पड़ा, लोगों को पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, कि नायब सिंह सैनी एक कठपुतली चीफ मिनिस्टर है, तो मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को मनोहर लाल जी को हरियाणा से हटा करके केंद्र में ऐसी जगह लगाना पड़ा ताकि वो हरियाणा में दखल ना दे। पर ये बात उनकी पूरी नहीं हुई। आज भी अगर किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट की जरूरत है तो वो नायब सिंह सैनी के पास नहीं जाएंगे, वो मानो मनोहर लाल खट्टर के पास ही जाएंगे। तो बिल, ओबीसी का कार्ड खेलने के लिए उन्होंने जो है नायब सिंह सैनी को, क्योंकि वो सैनी समुदाय से हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है। तो ये बातें जनता खूब भली भांति समझती है। बहुत अच्छे ढंग से आपने विश्लेषण किया राजनीतिक परिस्थितियों का। उससे एक चीज तो साबित होती है कि भाजपा में भी दो गुट बने हुए हैं, मेनली रामपुर हाउस और दूसरे खट्टर साहब। नहीं, 3-4 ग्रुप हो गए अब तो। नहीं, मैं मेन कह रहा हूं, हाँ मैं मेन। हाँ। और उसमें आपने एक मोटा तथ्य बताया कि ओम प्रकाश यादव जी को मंत्री पद से इसलिए उठा हटाया गया कि वो राव इंद्रजीत के आदमी थे, और अभय सिंह जी को इसलिए बनाया गया कि वो इंद्रजीत के विरोधी थे। तो लेकिन यहां मेरा विश्लेषण अलग है। नांगल चौधरी की जनता जो देखती है, वो ये सोचती है कि डॉक्टर अभय सिंह ने उनके इलाके के लिए काफी काम करा है, कई परियोजनाएं भी लेके आए हैं, इसलिए उनको रिवार्ड दिया गया मंत्री पद के रूप देखिए गोयल साहब, ऐसा है कि काम किया या नहीं किया ये बात तो तब होती जब उन्होंने क्या 10 साल में, अब 9.5 साल के बाद काम किया है। आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी को 9.5 साल के बाद याद आया कि अभय सिंह ने पहले कार्यकाल के 1 साल में कोई काम किया हो? कोई क्रेडिट दें या ना दें अभय सिंह को, आप एक बात तो सोचिए ना, आखिर 6 महीने के लिए मिनिस्टर बनाने की क्या तुक है? अगर वो अभय सिंह जी को रिवार्ड देना चाहते थे तो डॉक्टर अभय सिंह को साल भर के बाद, 2 साल भर के बाद, 3 साल भर के बाद, या दूसरी बार जीतते ये रिवार्ड नहीं दे सकते थे? तो ये रिवार्ड नहीं दिया गया है। ये सब बातें जो है कोरी
बातें हैं जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल आपने इनडायरेक्टली सत्य कह दिया कि अभय सिंह के विकास कार्यों पे आपको कोई वो नहीं है, लेकिन नारनौल में जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इस वजह से ओम प्रकाश यादव जी का डिमोशन हुआ और वो खाली एमएलए रह करके रह गए। लेकिन ये चलो राजनीति में चलता रहता है। सभी के नहीं लिए नहीं, मेरी मैंने ये नहीं शुभकामनाएं किया हैं। कि बड़ा विकास किया है अभय सिंह जी ने, ऐसा नहीं कहा मैंने। मैंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मिनिस्टर, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मिनिस्टर इसलिए बनाया कि उन्होंने विकास के कार्य किए। जी। तब मैंने कहा है कि अगर विकास के कार्य किए होते तो 3 साल के बाद ही बना देते। नहीं, ये विकास तो कार्य हर पार्टी का अपना अलग एजेंडा होता है, किसको आगे लेके आना है किसको नहीं लेके आना। जहां तक आप बात कर रहे हैं विकास की, तो अगर मैं 2014 में वापिस लेके चलूं आपको, तो उस समय खट्टर साहब नॉन एंटिटी थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भी वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फर्स्ट टाइमर एमएलए थे, आरएसएस से आए थे। तो ये तो अपने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हाई कमांड दिशा निर्देश देता है, उसी के अनुरूप कार्य होता है दोनों पार्टियों में। इसमें कोई कहने में मेरे को गुरेज नहीं है। कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। आज भी आप देख लो, बीजेपी से शिफ्ट हुए कांग्रेस में आए हुए कार्यकर्ताओं की वहां ज्यादा अहमियत नजर आती है। इसी तरह से कांग्रेस से शिफ्ट हुए जो बीजेपी में चले गए, वहां उनको अलग अलग टिकटों और पदों से देकर के सम्मानित किया जाता है। तो ग्राउंड लेवल वर्कर की आज किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई वो नहीं रह गई। सारी पार्टियां इस राजनीति के हमाम में नंगी हैं। खैर एनीवे, मैंने आपसे जैसे भी पहले भी पूछा। मैं 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करता हूं आपको जी सर। कि कांग्रेस पार्टी अब वो पार्टी नहीं है जो पहले थी। ये बात ओके। ठीक है कि कांग्रेस का अब ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है और बहुत हम्म। कुछ बदल भी चुका है। तो ये ट्रांजिशन जो है कभी कभी थोड़ा लंबा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा गैप थोड़ा कम रह जाता है। तो आप देखेंगे कि ट्रांजिशन जो है बिल्कुल साफ नजर भी आ रहा है। तो अब कार्यकर्ता की पूछ है कांग्रेस में। अगर कार्यकर्ता की पूछ नहीं है तो हमारा हमारा तो संभावना ही नहीं है कोई कहीं आने की। हमारे से तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज पड़े हैं इस दुनिया में। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं माफी के साथ ये कहना चाहूंगा, दूसरी पार्टी से इंपोर्ट करे हुए कैंडिडेट्स को जिस तरह से संगठन में प्राथमिकता दी जा रही है, तो वो कांग्रेस के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, जैसे भाजपा के अस्तित्व पर लगाया गया है। तो इसमें कोई वो नहीं है। आप उठा करके इतिहास देख लीजिएगा। तो लेकिन जिस हिसाब से खट्टर साहब को हटा करके नायब सिंह सैनी को लेकर के आया गया, फिर बाद में चुनाव डिक्लेयर करे गए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 1:1 का स्कोर हुआ, मेंस 5:5, बराबर की टक्कर रही। और जो लेटेस्ट सट्टा बाजार की रिपोर्ट है उसके हिसाब से, आप खुश होंगे राकेश जी। नहीं पता है मेरे को। बताइए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सट्टा बाजार की रिपोर्ट आ रही है उसमें कांग्रेस को हरियाणा में क्लियर कट विनर दिखाया जा रहा है। नहीं, आज 2 सीट और बढ़ गई है। अच्छा। 55-57, हाँ 55-57 से 57-59 पर है आज रोज कांग्रेस। हाँ, 52 54 55 थी। तो 55-57 थी पहले और आज जो है वो 57 और 59 हो गई है। अच्छा, मतलब सट्टा बाजार की आप भी पूरी जानकारी रखते हैं क्या? देखिए सर, मैं तो मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी हूँ। आपको सट्टा बाजार के बारे में पूछना है तो वो पूछ लीजिए, हमारे से क्या बात है इसमें।
जब तक आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में इधर उधर क्या हो रहा है नहीं पता होगा, तब तक आप कैसे पार्टी की सेवा कर पाएंगे? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अवेयर रहना चाहिए हर गतिविधि से। और आप फुल्ली अवेयर हैं, और हमें खुशी है आज आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं पार्टी आपको टिकट देगी और चुन के आते हैं तो जनता के हितार्थ के लिए अपना तन मन धन लगा करके आप कार्य करें, सो कॉल्ड राजनीति में न जा करके। क्योंकि आपका जितना इलस्ट्रियस कैरियर रहा है जुडिशरी फील्ड में, तो उस हिसाब से आप अपने एक्सपर्टाइज को यूज करते हुए जनता के हितों के लिए पुरजोर कोशिश करके नारनौल की क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे, और जो मूलभूत सुविधाएं सिविक कम्युनिटीज आपने गिनवाई उसका निराकरण सबसे पहले करेंगे, यही हम कामना करते हैं। और जितने भी जन हितार्थ कार्य करेंगे आप, मैं और मेरा चैनल तहे दिल से। जी जी बोलिए राकेश। मैं तो देखिए गोयल साहब, ये चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ से एग्जोडस हो रहा है, आप देखिए कितनी दुख की बात है कि नारनौल के क्षेत्र में जनसंख्या कई दशकों से बढ़ी नहीं है, खासकर शहर में। यहाँ के लोग जो है, कोई रेवाड़ी जा रहा है, कोई गुड़गांव में सेटल हो रहा है, यहाँ के लोग इस इलाके को छोड़ के जा रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या होगी? तो मैं तो चाहता हूँ कि किसी तरह से अगर मैं सक्षम बनूं, तो ये जो एग्जोडस हो रहा है नारनौल से, किसी तरह कम हो जाए। बंद ना भी हो तो कोई बात नहीं, पर कम से कम तो कर सकते हैं हम इसको। तो ये मेरी दिली इच्छा है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, लेकिन ये जो माइग्रेशन की आप बात कर रहे हो दैट इज नेचुरल फेनोमेनन। मैं खुद नारनौल का बाशिंदा हूं, आपको अच्छी तरह से मालूम है। मैं खुद भी नारनौल से माइग्रेट कर गया नहीं, किसी रेवाड़ी में और के कहाँ हो रहा बारे है में। जी? आप देखिए रेवाड़ी की जनसंख्या बढ़ रही है। हैं? रेवाड़ी की जनसंख्या बढ़ रही है। वोटर लिस्ट देखिए आप, 10,000, 20,000, 30,000 लगातार बढ़ते जा रहे हैं नहीं वोटर। नहीं नहीं और बिल्कुल। नारनौल की जो वोटर संख्या है उतनी की उतनी है लगभग। हाँ, तो ये एक नेचुरल और फेनोमेनन है। जहां जिसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वहां जाने की कोशिश करता है, आप हो या हम हाँ, हो। तो हम स्वयं ठीक इस चीज बात के है। लिए जिम्मेवार हैं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हैं। आज मेरे बच्चे भी हैं, वो यहाँ से भी बाहर जाकर के अपने लिए अलग अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं। तो माइग्रेशन दैट इज नेचुरल फेनोमेनन। तो लेकिन ये आपकी जो सोच है कि भाई यहाँ ही इतने अवसर ऐसे दे दिए जाएं कि बच्चों को माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़े, उसके लिए मैं आपको साधुवाद जरूर देना चाहूंगा। और उम्मीद करता हूं भविष्य में यदि आप सत्ता में आए तो कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे कि नारनौल रेवाड़ी या सो कॉल्ड जो पिछले इलाके हैं हमारे, उसके बच्चे अपने इलाके में रह करके ही अपने एक्सपर्टाइज को यूज करते हुए इलाके को ही डेवलप करें। ये जरूर मैं चाहूंगा आपसे। आप मेरे जी प्रोग्राम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, और आपके लिए शुभकामनाएं। और जितने भी आप पब्लिक यूटिलिटी और जनहितार्थ के लिए कार्य करेंगे, मैं और मेरा चैनल राकेश जी हमेशा आपके साथ है। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि मेरे को अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।